हेलो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। हम लोगों ने क्लास 7 का एनसीईआरटी शुरू किया था और क्लास 7 के एनसीईआरटी में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने जानने की कोशिश करी थी इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, व्हाट इज इन्वायरमेंट, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम इकोसिस्टम। एंड इन द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एनसीईआरटी वी हैव केम टू नो अबाउट द interior of the earth. Yes, we have seen there are several layers present inside the earth. The name of the layers are crust, mantle and core. Today we are going to start third chapter, and this chapter, the name of this chapter is our changing earth. क्या नाम है इस चैप्टर का? आर चेंजिंग अर्थ। सब लोग बदल जाते हैं, याद करो वो भी बदल गई थी या बदल गया था। इसी तरीके से जो हमारा अर्थ है वो भी क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। अर्थ पे जो भी आज आप देख रहे हो ये पहले नहीं था, और जो आज आप देख रहे हो ये इन फ्यूचर नहीं होगा। तो अर्थ में चीजें बदलती रहती हैं। कैसे बदलती रहती है मैं बहुत छोटे एग्जांपल से आपको बताता हूं, एंड देन वी विल जंप टू द चैप्टर। ओके, हमारे इंडिया में दो माउंटेन रेंजेस हैं फेमस। फर्स्ट माउंटेन रेंजेस हिमालयाज और सेकंड माउंटेन रेंजेस अरावली है। दो माउंटेन रेंज, एक है हिमालय, दूसरा है अरावली। हिमालय की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, वेयर एज अरावलीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली की जो हाइट आज आप देखते हो, अरावली की हाइट बहुत कम बची है। अब तो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, और जहाँ पे आप लोग चढ़ के, मतलब नॉर्मल इंसान चढ़ के चला जाता है, गुरु शिखर पे मंदिर तक भी बना दिया लोगों ने, है ना। तो बहुत आम इंसान क्या है, उस पर नॉर्मली चढ़ के चला जाता है। चल हम हिमालय पे भी जाते हैं, बट हिमालय पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्पेशल प्रैक्टिसेस चाहिए। तो हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है और अरावली की हाइट बहुत कम हो गई है। लेकिन आपको शायद इस बात से शौक लगे कि अरावली की हाइट एक टाइम पे हिमालय से भी ज़्यादा थी। हिमालय तब तक बना भी नहीं था, अरावली की हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा थी। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि अरावली की हाइट इतनी कम हो गई, और जहाँ पे कभी 33 सी हुआ करता था, पानी हुआ करता था, ब्लू वेल चला करती थी, जहाँ पे बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म थे, वहाँ पे आज क्या बन गया, हिमालय बन चुका है, जिसे हम वर्ल्ड का थर्ड पोल भी कहते हैं। इसका मतलब जो अर्थ है, इसका जो लिथोस्फेयर है या इसका जो अपर मोस्ट लेयर है, ये दिस कीप ऑन चेंजिंग, लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे, आर चेंजिंग अर्थ के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव सीन दैट अर्थ के पास क्रस्ट मेंटल कोर है, और जिस स्फीयर पे हम लोग रहते हैं, द स्फीयर विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स, इसको कौन सा स्फीयर हमने बोला था, लिथोस्फीयर बोला था। ये लिथोस्फीयर, दिस लिथोस्फीयर इज नॉट स्टेशनरी, दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसमें लगातार क्या होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चेंजेस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, तभी वो चेंजेस आपको दिखेंगे। अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अर्थ पे जो भी चेंज होता है, ये किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। हमने याद करो क्या पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, स्फीयर देखने को मिलता है, उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। क्या नाम है, एस्थेनोस्फीयर। और इस एस्थेनोस्फीयर में आप देखोगे सेमी सॉलिड स्टेट में रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। सेमी सॉलिड स्टेट में क्या प्रेजेंट होती है, रॉक्स प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे प्रेजेंट है मैग्मा। क्या प्रेजेंट है, मैग्मा प्रेजेंट है। ये जो मैग्मा होता है ये लगातार क्या होता रहता है, मूव करता रहता है। ये मैग्मा क्या करता रहता है, मूव होता रहता है। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्मा क्या चीज इंपैक्ट होती है, हमारा लिथोस्फीयर इंपैक्ट होता है। एंड दिस लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सेवरल प्लेट्स।
किससे बना हुआ है? बहुत सारी प्लेट्स हैं यहाँ पे। मेजर आप देखोगे, मेजर 7 प्लेट्स हैं और माइनर प्लेट्स मिलेंगे आपको, माइक्रो प्लेट्स मिलेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि जो हमारा लिथोस्फीयर है ये क्या है? बहुत सॉलिड सरफेस है और एकदम ग्लास जैसा है। इस पे क्या हुआ? बाहर से बहुत सारे मीटियोराइट्स आके गिरे। उन मीटियोराइट्स के कारण क्या हुआ? ये बहुत सारी प्लेट्स में टूट गया। जैसे एग जो होता है, एग की आउटर मोस्ट जो शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उसको आप स्पून से अगर हिट करोगे तो क्या होता है? उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो हमारा लिथोस्फीयर है, इट इज ब्रिटल इन नेचर, इट इज ब्रिटल इन नेचर, इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। अगर प्लेट्स के नीचे का जो मैग्मा है, जो सेमी सॉलिड स्टेट में अगर वो मूव करेगा तो प्लेट्स भी क्या होंगी? इन प्लेट्स में भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इन प्लेट्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट क्या होता है? अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, अर्थ पे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। अब अर्थ के जो मूवमेंट हो रहा है या लिथोस्फीयर में जो भी चेंजेस हो रहा है वो दो टाइप के मूवमेंट से हो सकता है। किस किस से हो सकता है? एक वो मूवमेंट जो अर्थ के सरफेस के नीचे से हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा ड्यू टू द मैग्मा, इसकी वजह से चेंज हो सकता है। अच्छा, अर्थ के अंदर से हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है एंडोजेनेटिक। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कह सकते हो इंटीरियर। अंदर से इसलिए क्या कह दिया? इंटीरियर। अच्छा, ये माउंटेन है और धीमे धीमे इरोजन की वजह से क्या हो गया? इसकी हाइट रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? हाइट रिड्यूस हो गई। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अरावली की हाइट के साथ क्या हुआ है? रिडक्शन हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है एयर की वजह से, ये हुआ है वाटर की वजह से। ये सब कहां पे काम कर रहे हैं? अर्थ के बाहर काम कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है एक्सोजेनेटिक या एक्सटीरियर इसे हम लोग कहते हैं। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि अर्थ के मूवमेंट को वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज एंडोजेनेटिक फोर्स एंड सेकंड वन इज एक्सोजेनिक फोर्स। वन इज एंडोजेनेटिक आप किसको कहोगे? एंडोजेनेटिक वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के नीचे से काम कर रहे हैं। कहां पे काम कर रहे हैं? अर्थ के नीचे से जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको आप कौन सा फोर्स कहोगे? एंडोजेनेटिक फोर्स कहोगे। वेयर एज द फोर्सेस विच आर एक्टिंग on the surface of earth from the atmosphere। एटमॉस्फेयर कहाँ है? अर्थ सरफेस के बाहर है। तो ये वाले जो फोर्सेस होते हैं कौन से फोर्सेस होंगे? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। अच्छा, अब ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो टेबल आप ध्यान रखना, ये टेबल है अर्थ के मूवमेंट की। ये टेबल क्या मतलब फ्लो चार्ट जो है अर्थ मूवमेंट का है। अर्थ मूवमेंट दो टाइप के फोर्सेस से होता है। वन इज एंडोजेनेटिक फोर्स, सेकंड वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्स। endo and exogenetic force. Now this endogenetic force can be classified into two categories। दो कैटेगरीज में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक जो बहुत तेजी से हो रहे हैं, दे आर नोन एज सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस मतलब अचानक से कुछ हो गया। अचानक से क्या होता है? याद करो, अचानक से आते हैं अर्थक्वेक, अचानक से होता है वॉल्केनिक इरप्शन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं सडन के एग्जाम्पल। तो आप सडन का एग्जाम्पल बता सकते हो अर्थक्वेक और वॉल्केनो। इसके अलावा सडन के अपोजिट क्या होगा? सडन का अपोजिट होगा जो बहुत स्लोली हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत स्लोली। आप देखोगे एनसीईआरटी में हमें दो टाइप के फोर्सेस दिए हुए, एक है सडन फोर्स और दूसरा है डायस्ट्रॉफिक। दूसरा कौन सा है? डायस्ट्रॉफिक फोर्स। नाउ दिस डायस्ट्रॉफिक फोर्स का मतलब क्या है? चीजें या लैंडफॉर्म में चेंजेस या लिथोस्फीयर में चेंजेस बहुत स्लोली हो रहा है। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इसको भी। वन इज ऑरोजेनी एंड सेकंड वन इज एपिरोजेनी। ऑरोजेनी एंड एपिरोजेनी। नाउ व्हाट इज ऑरोजेनी, व्हाट इज एपिरोजेनी? The word which is common between एपिरोजेनी एंड ऑरोजेनी इज जेनी। जेनी मीन्स जेनेसिस। किसी चीज का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको आप क्या कहोगे? जेनेसिस हो रहा है उसका। ऑरो मीन्स माउंटेन एंड
जेनी मीन्स फॉर्मेशन, जेनी मीन्स फॉर्मेशन और जेनेसिस. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द माउंटेन और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर नोन एज ओरोजेनी, वेयर एज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस आर नोन एज एपिरोजेनी. तो दो टाइप की हो गए. जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं कौन कौन से होते हैं? एपिरोजेनिक होता है और ओरोजेनिक होता है. वहीं पे अगर बात की जाए एक्सोजेनेटिक फोर्स की, जो अर्थ सरफेस के बाहर से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो होगा वो होता है इरोजन. फर्स्ट क्या होता है? इरोजन. सेकंड जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है वेदरिंग. क्या देखने को मिलता है? वेदरिंग. और थर्ड जो होता है उसको डिपोजिशन हम कह देते हैं. आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एक मास मूवमेंट भी होता है. क्या होता है? मास मूवमेंट भी होता है. तो यहाँ पे तो दो ही लिखा हुआ है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल. क्या? इरोजनल एंड डिपोजिशनल. अब सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड वेदरिंग. क्या होता है यार इरोजन और वेदरिंग? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है कि इरोजन और वेदरिंग में क्या डिफरेंसेस है. ये जो इरोजन और वेदरिंग होता है ये खुद से नहीं होगा. किससे नहीं होगा? ये खुद से नहीं होगा. दैट मीन्स दे नीड सम काइंड ऑफ एजेंट्स. दे नीड सम काइंड ऑफ एजेंट्स. एजेंट्स कौन होंगे जो इरोजन या वेदरिंग करेंगे? इट कैन बी रिवर, इट कैन बी विंड, इट कैन बी सी वेव्स और इट कैन बी ग्लेशियर. तो ये सारे एजेंट्स किस में हेल्प करेंगे? आपके इरोजन में और डिपोजिशन में हेल्प करते हैं. एक और चीज आप यहीं पे समझना, कोई भी जो लैंडफॉर्म है, मान लेते हैं ये एक लैंडफॉर्म है जो कहां पे बना हुआ था? हमारे लिथोस्फीयर पे बना हुआ था. इस लैंडफॉर्म का नाम है माउंटेन. इस लैंडफॉर्म का नाम हमने क्या दिया है? माउंटेन दिया है. अगर इस माउंटेन की हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है, जैसे हमें पता है हिमालय की हाइट लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. इन दिस केस एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सोजेनेटिक फोर्स. If the height of the landform is keeps on increasing, that means the intensity of the endogenetic forces are higher than that of the exogenetic forces. Whereas if the height of the landform is decreasing, in this case the exogenetic force is is higher than that of endogenetic force. गॉट दिस पॉइंट. तो हम बात करें हिमालय में विच फोर्सेज आर एक्टिंग मोर? किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी हिमालय पे? तो एट हिमालय द एंडोजेनेटिक फोर्सेज आर एक्टिंग मोर देन दैट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेज. वेयर एज if we compare Himalaya with the Aravalli, you will find in Aravalli the intensity of exogenetic forces are higher than that of endogenetic forces. That's why the height of the Aravalli is keeps on decreasing. Why? Because erosion is taking place, because deposition is taking place at Aravalli. And जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वहां पे क्या हो रहा होगा? ऑरोजेनी हो रही है. क्या हो रही है? ऑरोजेनी हो रही है. ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है. What is endogenetic, what is exogenetic, how this define the landform, यहां तक हमारी बातें क्लियर हो गई हैं. एंडोजेनेटिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. ये सारी बात हमारी हो गई है. सडन मूवमेंट में क्या होगा? अर्थक्वेक होगा और वॉल्केनोज होंगे. और वहीं पे अगर स्लो मूवमेंट हो रहा है कोई भी चीज, अगर आप सोचो कि माउंटेन बन रहा है, मतलब अगर हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में हिमालय बन जाएगा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट टेक्स lakhs of years, it takes millions of years to form the Himalayas. Whereas earthquake ऐसा नहीं होगा. earthquake में आज दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी रिलीज हुई और on the same moment you will feel what? You will feel the earthquake. So this is the difference between the diastrophism and the sudden forces. Got this point? Now let's move. This is the volcano, and what is coming out? The magma is coming out from the interior of the earth. And from which portion this magma is coming out? From the asthenosphere. This is the lithosphere, the uppermost layer, and below this we have asthenosphere. And from this asthenosphere, what is happening? Through convectional current. What is convectional current? We will deal with it in the class 11, the class NCRT. But magma is coming out from the
asthenosphere, and this is the volcanic eruption. This is the volcanic eruption. When this molten liquid is inside the earth's surface, it is known as magma, and when it erupts out, it is known as lava. It is known as lava. यस, तो ये हमने बात करी किसकी, वॉल्केनो की, हमने बात करी किसकी, वॉल्केनो की. नाउ बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं किसका, अर्थक्वेक का. बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है. हम लोगों को अर्थक्वेक बहुत अच्छे से पढ़ना है. जब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्लास 11th एनसीईआरटी में, तब मैं आपको अर्थक्वेक में कौन कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी आपको बताऊंगा. लेकिन बहुत आप समझो 7th क्लास बच्चे के लिए अर्थक्वेक को हम कैसे डिफाइन करेंगे. अर्थक्वेक का मतलब क्या होगा, इट इज नथिंग बट द शेकिंग ऑफ द अर्थ. इट इज नथिंग बट द शेकिंग ऑफ द अर्थ. क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ. अभी शेक कैसे हो रहा होगा समझो. ये दो प्लेट है, ये प्लेट ए है और ये दूसरी प्लेट बी है. ये दोनों स्टेशनरी हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे आके रुक गई हैं. ठीक है, जब पॉइंट पे आके रुकी होंगी, स्टेशनरी जब होंगी, तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे इनके बीच की जितनी भी एनर्जी है वो क्या हो गई होगी, स्टोर हो गई है. ठीक है, अगर ये एनर्जी कहीं से भी रिलीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, या मैं कहूं इन दोनों प्लेटों के बीच में मूवमेंट अगर हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस एनर्जी व्हाट विल हैपन, यू विल फील द अर्थक्वेक. जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हुई है, या मैं कहूं जिस पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकस. उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं. फोकस कहां पे होगा, फोकस होगा इनसाइड द अर्थ. फोकस कहां पे होता है, हमेशा इनसाइड द अर्थ. और इस फोकस से अगर आप सरफेस पे पहुंचोगे, तो फोकस से सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपी सेंटर. उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर. और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमें पता है क्या चीज प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. जैसे आपने अगर ईयरफोन लगा रखे हैं तो आपके ईयरफोन क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है. किस फॉर्म में, साउंड वेव की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज कर रहा है ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए. तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक इस तरीके से आपका काम करता है. तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थक्वेक. बहुत छोटी सी हमने बात करी अर्थक्वेक की. ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि अर्थक्वेक कैसे कैसे आया है, क्या क्या करना चाहिए. ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पेपर भी देना है. ये चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पेपर, जीएस पेपर 3 के लिए. यहाँ पे बताया गया कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है. तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास वी हैव 2 स्केल, जो जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल. हम कहते हैं ना कि यार 5.1 स्केल का क्या आया, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया है. तो वो जो आप 5.1 बता रहे हो वो क्या होता है, रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट उसका किया जाता है. उसके लिए हमारे पास सीस्मोग्राफ होता है. वो सीस्मोग्राफ क्या करता है, सीस्मिक जो वेव्स हैं उसकी स्टडी करता है, और रिक्टर स्केल से हम उसको मेजर करके बता देते हैं कि अर्थक्वेक कितना आया है, अर्थक्वेक कितना आया है. तो ये सीस्मोग्राफ की बात की जा रही है. और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड आप किस में मेजर करते हो, रिक्टर स्केल में मेजर करते हो. ठीक है, चलें आगे. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, the major landforms. In class 6 NCERT we have studied some of the landform, that is प्लेन के बारे में हमने पढ़ा था, प्लेट्यूज के बारे में हमने पढ़ा था, और माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ हम उससे थोड़ा और आगे जा रहे हैं कि इस लिथोस्फीयर में हमको केवल पहाड़, केवल पठार और केवल मैदान नहीं मिलते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं. जैसे आप रिवर के आसपास देखोगे तो रिवर के आसपास जनरली आपको प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, आप कोस्टल एरिया के पास चले जाओगे तो आपको बीचेस देखने को मिलते हैं ना. इस तरीके से अलग अलग एजेंट्स के पास अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे. तो वही सारी चीजें हम करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर लैंडफॉर्म्स. ठीक है, नाउ द फर्स्ट लैंडफॉर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द रिवर. द लैंडफॉर्म्स व्हिच आर फाउंड बाय द रिवर. अच्छा, रिवर इज नथिंग बट इट इज फ्लोइंग वाटर. इट इज फ्लोइंग वाटर. समटाइम्स हम लोग इन लैंडफॉर्म्स को कौन से लैंडफॉर्म में बोलेंगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म. ठीक है, द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप. यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, इरोजन की बात कर रहे हैं.
When the river tumbles at steep angle on very hard rocks down a steep valley side, it forms a waterfall. It forms a waterfall. तो रिवर एक लैंडफॉर्म बना रहा है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, वाटरफॉल. क्या दे रहे हैं, वाटरफॉल. वाटरफॉल कब बनता होगा आप समझो यार, बहुत आसान सी चीज है. ये हार्ड रॉक है, ठीक है, एंड वी हैव सॉफ्ट रॉक. एकदम साथ साथ में आपके पास हार्ड रॉक भी है और उसी के साथ आपके पास कौन सी रॉक भी है, सॉफ्ट रॉक भी है. तो दिस इज योर हार्ड रॉक, दिस इज योर सॉफ्ट रॉक. यहां से रिवर फ्लो कर रही थी. किसका इरोजन ज्यादा कर देगी, सॉफ्ट रॉक का इरोजन ज्यादा कर देगी. तो यहां से जब वाटर है नीचे गिरेगा, तो नीचे गिर रहा है वाटर, उसी उसी को तो हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं. तो जब भी वाटरफॉल की बात होगी तो किसकी बात करनी है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की बात करनी है. अभी इतना सा समझना है, ठीक है. इसके अलावा याद करो बचपन में हमने जब भी सबसे पहली जो पेंटिंग बनाई थी वो कुछ इस तरह से पेंटिंग बनाई थी. ये आपने माउंटेन्स बनाए थे, ये आपने सन बनाया था, ठीक है. यहां से निकलती हुई आपने रिवर बनाई थी, यहां पे आपने हट बनाई थी, कुछ इसी तरीके से पेंटिंग थी. और यहां पे उड़ते हुए पक्षी आपने बनाए थे. यस और नो, यही पेंटिंग थी. फर्स्ट पेंटिंग ऑफ एवरी चाइल्ड मैं कह सकता हूं वो यही हुआ करती है. ये जो रिवर आपने बनाई है इसको ध्यान से देखो. ये रिवर आपने एकदम स्ट्रेट नहीं बनाई है, एकदम स्ट्रेट रिवर आपने नहीं बनाई है. आपने रिवर को क्या किया है, रिवर को घुमाया है. क्या किया है, रिवर को घुमाया है. ये जो चीज आपने बनाई है दिस इज नोन एज द मिएंडरिंग मिएंडरिंग पाथ. कौन सा पाथ है, मिएंडरिंग पाथ है. स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं चलती है कभी भी रिवर. रिवर क्या करती है, घूम घूम के चलती है. क्यों चलती है घूम घूम के, कहीं पे हाइट ज्यादा है कहीं पे हाइट कम है. तो रिवर का वाटर जहां पे हाइट ज्यादा है वहां पे नहीं जाएगा. रिवर का पानी कहां पे जाएगा, जहां पे हाइट कम है, जहां पे हाइट कम है. तो ये जो रिवर का पाथ जो आप देख रहे हो, दिस इज द मिएंडरिंग पाथ, दिस इज द मिएंडरिंग पाथ. इस मिएंडरिंग पाथ के बिल्कुल पास में, इस मिएंडरिंग पाथ के बिल्कुल पास में कई बार आपको बहुत बड़ी बड़ी लेक्स देखने को मिलेंगी. क्या देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लेक्स. इन लेक्स को बोला जाता है, दे आर ऑक्स बो लेक. दे आर नोन एज द ऑक्स बो लेक. ठीक है, ये कहां पे मिलेगी, जनरली आपको मिएंडरिंग पाथ के पास में आपको देखने को मिलती है. ठीक है, इसके अलावा रिवर के पास आपको क्या देखने को मिलते हैं, रिवर के पास आपको फ्लड प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं. ये फ्लड प्लेन्स कौन सी बीमारी है इसको भी समझो यार. ये रिवर है, रिवर में क्या फ्लो कर रहा है, रिवर में वाटर तो फ्लो कर ही रहा है, लेकिन वाटर के साथ साथ, वाटर के साथ साथ क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं. बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, सेडिमेंट्स हैं. जब रिवर वाटर की स्पीड रिड्यूस होगी तो ये सेडिमेंट्स बाहर आ जाएंगे या वहीं पे रुक जाएंगे. जब फ्लड आएगा तब भी सेम चीज होगा, ये सेडिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे, रिवर से बाहर आ जाएंगे. ये सेडिमेंट्स यहाँ पे क्या होना शुरू होते हैं, इन सेडिमेंट्स का यहाँ पे शुरू होता है डिपोजिशन. क्या शुरू होता है, डिपोजिशन. अभी तक हम सिर्फ केवल इरोजन की बात कर रहे थे, अब क्या होना शुरू हो गया, डिपोजिशन शुरू हुआ है. और किसका डिपोजिशन शुरू हो गया है, सेडिमेंट्स का. सेडिमेंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. क्ले क्या है, क्ले आपको देखने को मिलेगी, रेत जिसको आप कहते हो, सेडिमेंट्स ही है वो. इस सेडिमेंट के डिपोजिशन से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, फ्लड प्लेन्स का. किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन्स का, मैदानों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. इसीलिए आप देखोगे कि रिवर के आसपास एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है. क्या होता है, रिवर के आसपास एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. क्यों एग्रीकल्चर अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं. और इन सेडिमेंट से एक स्पेशल टाइप की सॉइल भी बनती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल. कौन सी सॉइल बनती है, एलुवियल सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है फ्लड प्लेन्स के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें, डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म. उसके बाद रिवर, जैसे मानो ये गंगा रिवर है, और गंगा रिवर कहाँ पहुंच गई, गंगा रिवर पहुंच गई वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में. तो आप देखोगे कि रिवर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है. और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रिवर के डेल्टा का. किसका फॉर्मेशन होता है, रिवर के डेल्टा का. तो वी ऑल न्यू कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे क्या नाम है, उसका नाम है सुंदरबन, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है. यस और नो. नेक्स्ट इज वर्क ऑफ सी वेव्स. वर्क ऑफ सी वेव्स. सी वेव्स क्या होती है, वेव्स क्या होती है, जब
ऊपर सी है, सी पे पानी आपको देखने को मिलेगा, वाटर है, और जो एयर है वो क्या कर रही है, ब्लो कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब एयर इस वाटर के ऊपर से फ्लो करेगी तो क्या होगा, इस वाटर और एयर के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ये एयर इस वाटर को अपने साथ आगे ले जाएगी। ये एयर वाटर को अपने साथ कहाँ ले जाएगी, अपने साथ उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी। तो जब वाटर का ये मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एयर, फ्रिक्शन ऑफ द एयर एंड वाटर, इस वजह से जो जनरेट हो रहा है उसको आप क्या कह रहे हो, इट इज द वेव, इट इज द वेव। ठीक है, अब इस वेव्स के कारण बहुत सारे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं। क्या बन रहे हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एक बार इसको क्लीन कर लें। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से लैंडफॉर्म है, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीजें रिपीट होंगी ना क्लास 11th में। तो अभी हो सकता है यहाँ पे चूंकि बहुत छोटे छोटे आपको एक एक लाइन के मैं ये समझाया हुआ है, हालांकि काफी बड़ी और काफी डेप्थ वाली चीजें, पर क्लास 7th के बच्चे के हिसाब से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब इसको आप समझो कि यहाँ पे, ठीक है, ये कोई रॉक है। क्या है ये, कोई रॉक। यहाँ पे वाटर है, क्या है, सी वेव, पानी है, सी है, और जब फ्लो होगा किसका, एयर का, ये वाटर है, और जब फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या बनना शुरू होंगी, वेव्स बनना यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। और ये वेव्स बार बार किससे जाके स्ट्राइक करेंगी, ये वेव्स बार बार जाके इस रॉक से स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगी। यही हो रहा होगा, इस टाइप की रॉक है और बार बार जाके इससे क्या कर रही है, वेव्स स्ट्राइक कर रही हैं। अच्छा, वेव सबसे पहले इस पॉइंट पे जाके कहीं पे स्ट्राइक कर रही होंगी। यहाँ पे वेव्स क्या कर रही है, बार बार स्ट्राइक कर रही हैं। क्या कर रही है, बार बार स्ट्राइक कर रही हैं। अच्छा, जब बार बार वेव्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी तो आप पाओगे कुछ टाइम बाद ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे जितनी भी रॉक्स थी वो वेव्स के साथ क्या होंगी, वेव्स के साथ उनका इरोजन होगा, और वेव्स उनको कहीं अपने साथ ले जाके ट्रांसपोर्ट उनका कर लेगी। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक गेट है, गेट में अंदर जाने का तो रास्ता है, आप इसी गेट से क्या कर सकते हो, इसके अंदर जा सकते हो, और इसी गेट से यहाँ पे बाहर आ सकते हो। ये स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है किससे, केव से। किससे, केव से। तो सी में आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी केव्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सी केव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये सी केव आपके पास बन गई। सी केव के बाद क्या होता है, जब और भी वेव इससे आके टकरा रही है, सिमिलरली क्या हो रहा होगा, पीछे से भी वेव्स आके इससे टकरा रही हैं। तो जब दो, इसके पीछे वाले एरिया की अपन बात करें, इस तरीके से यहाँ पे भी क्या बन गई होगी, केव बन गई होगी। जब दो केव्स आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, इट इज आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो आर्क बेसिकली किस टाइप का स्ट्रक्चर है, आर्क इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि यहां से पानी जा सकता है इसमें। जब पानी जाएगा तो पानी दूसरी साइड पहुंच जाएगा। पानी कहां पहुंच जाएगा, वो दूसरी साइड पहुंच जाएगा। ये कनेक्टेड है। क्या है, ये कनेक्टेड है, और ये इसके ऊपर ये पूरी रॉक है। तो दिस इज नोन एज द आर्क, दिस इज नोन एज द आर्क। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब आर्क बन गया है। आर्क में क्या है, वी हैव टू पिलर्स और उनके ऊपर रूफ है, उनके ऊपर रूफ है। कुछ टाइम बाद ये रूफ क्या हो गई, ये रूफ वेव्स के कारण कमजोर हुई और रूफ क्या हो गई, जमीन पे आके गिर गई है। तो नाउ वी हैव रिमेनेंट ऑफ ओनली टू पिलर्स। पिलर्स ऐसे होंगे, पहले रूफ थी यहाँ पे, ये रूफ क्या हो गई है, नीचे आके गिर गई है। तो ये जो दो पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर नोन एज स्टैक्स, दे आर नोन एज द स्टैक्स। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि जब स्टैक बना या जब आर्क बना या जब केव्स बने तो सी वेव के पास बहुत सारे क्या आ गए, सी वेव्स के पास बहुत सारे सेडिमेंट्स आ गए। क्या आ गए, बहुत सारे सेडिमेंट्स आ गए। ये सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं जाके क्या होते होंगे, डिपॉजिट होते होंगे। यहाँ पे जब सी वेव इन सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करती है तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं बीचेस। क्या फॉर्म होते हैं, बीचेस फॉर्म होते हैं। याद करो, गोवा के बीचेस, चेन्नई के बीचेस बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, उड़ीसा के बीचेस, यस। तो ये है वर्क ऑफ सी वेव्स। नाउ नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस, सब पहली चीज समझना कि ग्लेशियर क्या होता है। पहले समझना ग्लेशियर क्या होता है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आगे बहुत काम में आएगा हमारे लिए जियोमॉर्फोलॉजी में। ये कोई माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर
यहाँ पे स्नो क्या हो गई है, यहाँ पे जम गई है, बर्फ आके यहाँ पे जम गई है। अब ये स्नो धीमे धीमे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहाँ बढ़ने की कोशिश करेगी, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ, इस माउंटेन से नीचे की तरफ फ्लो करना ये शुरू करेगी। यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स प्रेजेंट है। ऊबड़ खाबड़ होता है पहाड़, एकदम स्मूथ तो नहीं होगा फिसल पट्टी की जैसे कि आप ऊपर बैठे और कहाँ पे पहुंच गए, नीचे पहुंच गए। तो जब ये ग्लेशियर नीचे आ रहा होगा, इसको स्मूथ करने की कोशिश करेगा, इसको पॉलिश करने की कोशिश करेगा, और पॉलिश करता करता जब नीचे आएगा, तो जब नीचे पहुंचेगा तो इसके पास क्या होंगे, बहुत सारे, मानो ये आपका ग्लेशियर है, ये नीचे की तरफ पहुंच गया है। इस ग्लेशियर के आगे आप पाओगे, you will find there are several sediments are present here. बहुत सारे sediments यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। These sediments are known as moraines. क्या कहते हैं इनको हम लोग, moraines कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट, एक्शन ऑफ विंड। मैं राजस्थान से हूँ, और जो विद्यार्थी राजस्थान से हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और खम्बागणी जरूर से लिखना है ना। हम लोग जब भी मिलते हैं खम्बागणी कहते हैं राजस्थानी लोग, और बाकी लोगों को जब भी, जैसे आप नमस्ते कहते हैं बाकी इंडिया में अलग अलग, जैसे साउथ में आप जाओगे तो वैणक्कम आपको देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, खम्बागणी कहते हैं। तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो थार डेजर्ट का है। इस थार डेजर्ट में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहला है रेत, बहुत बहुत लार्ज अमाउंट में सैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा, इस समय गर्मियों के टाइम पे, अभी जैसे मई चल रहा है, तो मई और जून के टाइम पे यहाँ पे बहुत तेजी से क्या चलती है, आंधियाँ चलती हैं। जब आंधी चलती है तो आंधी क्या करती है, आंधी का मतलब क्या होता है, जब हाई स्पीड में विंड्स ब्लो करती है तो उसे हम आंधी कह देते हैं। और जब आंधी चलती है तो वो बहुत सारे रेत के सेडिमेंट्स को, रेत के सैंड के पार्टिकल्स को अपने साथ उठा लेती है, पिक कर लेती है, और एक जगह से दूसरी जगह उनका क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक यहाँ पे क्या हुआ, सैंड के सेडिमेंट्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, सैंड यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लिथोस्फीयर पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और ये लैंडफॉर्म्स परमानेंट नहीं है। ये लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि हमारा लिथोस्फीयर स्टेशनरी नहीं है, इट कीप्स ऑन changing due to two forces. One is endogenetic and another one is exogenetic forces. Yes or no? So this was the third chapter of class 7th NCERT. important chapter है, अच्छा chapter है, काफी डिटेलिंग वाला chapter है, और छोटा छोटा हमको इंट्रोडक्शन दे देगा ये, ताकि जब हम 11th क्लास या 11th क्लास के बाद जीएस की क्लास में जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, ये सारी चीजें वहां पे फिर से रिपीट होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एयर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सब लोग ये जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होती है, फाउंडेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियर हो जाए। और जिनको भी आप शेयर कर रहे हो उनको एक बात जरूर बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, क्या होता है, बहुत 60% 70% लोग व्यू तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, क्लास उन तक पहुंच तो रही, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो वो सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे बढ़ता है ना, इट गिव्स मोटिवेशन। अब आप मेरे सामने तो नहीं हो, आपको चेहरा देख के मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगा। तो आप खुश हो, आपको सब चीज़ें पसंद आ रही हो, कैसे पता लगेगा मुझे, अगर आप सेशन को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, उन्हीं सब चीज़ों से मुझे पता लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।